सो हे गाइस, दिस इज़ ऋषभ सक्सेना फ्रॉम आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे। और जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में कमेंट्स में और मुझे कोरा पे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि प्लीज़ टेल अबाउट योर मेडिकल एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस जो भी आपका रहा है, और मतलब स्टेप बाय स्टेप लोग जानना चाहते हैं। तो जैसा मैंने वहाँ पे भी लोगों को आंसर किया और अपने कमेंट्स में भी आंसर किया कि जो मेडिकल का जो तुम्हारा एग्ज़ामिनेशन होने वाला है यहाँ पे, वो बेस्ट दिया हुआ है एएफएमसी की वेबसाइट पे। जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर 2021 है, इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बता दूंगा, एक वीडियो उस पर छोटा सा ऐड कर दूंगा पीछे कि हाउ टू रीच टिल दैट, उस ब्रोशर तक पहुंचना कैसे है। तो बेसिकली यार, जो अभी मैं आपको ये बताने में, देखो मेरे पास वही ब्रोशर खुला पड़ा है, ठीक है। और अगर आपको ज़रा सा भी ये डाउट है कि मतलब इस ब्रोशर में जो लिखा है चीज़ें वैसी नहीं होती होंगी एकदम, इस ब्रोशर से स्ट्रिक्ट टू मतलब इस ब्रोशर से एकदम कंप्लाई नहीं करते होंगे, तो आप इस मामले में गलत सोच रहे हो। क्योंकि इस ब्रोशर से स्ट्रिक्टली कंप्लाई किया जाएगा। आपके हाइट वेट स्टैंडर्ड जो इसमें लिखे हैं वो होने चाहिए, ठीक है। आपका जो भी, अगर आई की जो रेंज लिखी है तो वैसी होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब अगर थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है तो भी चल सकता है, ऐसा नहीं है। देखो, कुछ चीज़ों में कुछ चीज़ों के रिगार्ड में देखा जाए तो रिलैक्सेशंस होंगी ब्रोशर में, मैं बताऊंगा कहाँ पे हैं। और कुछ चीज़ों के उसमें रिलैक्सेशंस बिल्कुल नहीं होने वाली हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होने वाला है मामला। तो अब ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि इसमें बीच बीच में मैं यही बताता रहूँगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। और इसमें जो सारे पॉइंट्स लिखे हैं, मैं सारे पॉइंट्स अब रीड करने वाला हूँ आपके लिए, क्योंकि आपको वीडियो की इतनी ज़रूरत थी। तो बेसिकली यार, अगर हम स्टार्ट करें तो पहले तो सबसे पहली बात, इवन आपका अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया है, पैट अच्छा गया है, टोलर अच्छा गया है, सब में अच्छे मार्क्स आए हैं, यू नीड टू बी डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट फॉर एडमिशन, ठीक है। अगर आप मेडिकली अनफिट हो जाते हो तो एडमिशन का स्कोप ही नहीं है, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स जो है वो एएफएमसी पुणे में जो है वो करेंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग आपके मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाले हैं। अगर आप अनफिट हो गए हो और आप अपील करना चाहते हो दोबारा एग्जामिनेशन के लिए, तो आप 40 रुपीज़ दे के उसको वापस से डिसीजन के अगेंस्ट अपील कर सकते हो, ठीक है। कोई भी प्लीज़ ईमेल्स और वो मत भेजना। मतलब बेसिकली क्या है कि इसमें लिखा है, द कैंडिडेट्स हु विश टू अपील अगेंस्ट अ डिसीजन ऑफ द इनिशियल मेडिकल बोर्ड हैव टू डू सो इन पर्सन ऑन द सेम डे। सेम डे करना है, उसके बाद या फिर द वेरी नेक्स्ट डे। उसके बाद अगर आप किसी को भी मतलब फ़ोन कर रहे हो या ईमेल भेज रहे हो तो दैट इज़ नॉट एंटरटेन्ड, ठीक है। मेडिकल फिटनेस जो है वो मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा, आपका पूरा एक चार्ट बनेगा आपका मेडिकल का। और बेसिकली अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो दे शुड बी फ्री फ्रॉम सीरियस डिफॉर्मिटी एंड मैल डेवलपमेंट्स, जो आपके बॉडी में ग्रॉस मैल डेवलपमेंट्स होते हैं और जो सीरियस हो सकते हैं, ठीक है, वो नहीं होने चाहिए आप में। दे शुड बी नो स्कोलियोसिस, स्पाइना बिफिडा, अदर स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ एपेरेंट और ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, दिखने नहीं चाहिए ये तो। और अगर क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आपका स्कोलियोसिस आ रहा है, लॉर्डोसिस आ रहा है, स्पाइना बिफिडा, ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी, क्योंकि ग्रॉस डिफॉर्मिटीज़ हैं। दे शुड बी नो इम्पेडिमेंट ऑफ स्पीच। इम्पेडिमेंट ऑफ स्पीच नहीं होनी चाहिए। आपसे बोल के दिखाएंगे तो आप मतलब आप मुझे तो याद भी नहीं है कि मेरा ये वाला टेस्ट हुआ था कि नहीं, बट ये नहीं होना चाहिए। देर शुड बी नो साइन ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनिक डिजीज ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। आपका कोई भी मतलब हार्ट का डिजीज़ नहीं होना चाहिए, ब्लड वेसल्स का कोई डिजीज़ नहीं होना चाहिए। आपका पूरा ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट तो पहले दिन ही ले लिया जाता है, ऐसा मेरा ले लिया गया था। नो एविडेंस ऑफ एक्टिव पल्मोनरी टीबी और एनी सिक्वेल ड्यू टू पल्मोनरी टीबी और एनी अदर क्रॉनिक डिजीज ऑफ द लंग्स, ठीक है। एक्सरे लिया जाएगा आपकी चेस्ट का, उसमें सारे जो जितने भी डिजीज हो सकते हैं पल्मोनरी के, वो सब चेक कर लिए जाएंगे। कोई भी एविडेंट डिजीज ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो जैसे क्वेश्चन आया था कि मैंने कोलोन पॉलिप्स रिमूव किए हैं अभी, तो विल दैट कॉज एनी प्रॉब्लम, तो नहीं, अब वो रिमूव हो गए, तो अब कुछ एविडेंट डिजीज़ नहीं है आपके, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कोई एविडेंट आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम चेक किया जाएगा। मेरे टाइम पे मुझे याद है सबसे पहले हम लोग को बोला गया था कि आपको पूरी 1 लीटर की बॉटल ख़त्म करनी है अपना मतलब ब्लैडर भरने के लिए। और ब्लैडर जब भरा होगा तो आपका यूएसजी अल्ट्रासाउंड लिया जाएगा।
तो और पूरे एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड होता है सबसे पहले। तो बेसिकली पूरा अच्छे से चेक किया जाएगा, खासकर लिवर और स्प्लीन। और लिवर में मेरे टाइम पे बहुत बच्चे फैटी लिवर के वजह से बाहर हुए थे। इंग्वाइनल हर्निया और उसकी टेंडेंसी, इवन अगर आपको टेंडेंसी है इंग्वाइनल हर्निया की, अगर आपकी एब्डोमिनल मसल्स वीक हैं तो भी आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। हाइड्रोसील नहीं होना चाहिए, या डेफिनेट वेरिकोसील्स, जो पैर में आपकी जो डिस्टेंडेड वेन्स दिखने लगती हैं, जो वार्म अपीयरेंस वाली, वो नहीं होना चाहिए। और जेनाइटल ऑर्गन्स का और कोई भी डिजीज़ नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट्स हु हैव बीन ऑपरेटेड फॉर हर्निया मे बी डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ गाइडलाइंस है। 1 साल से पहले हुआ होगा वो, अगर 1 साल निकल चुका है उस ऑपरेशन को, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ टू दिस इफेक्ट इज टू बी प्रोवाइड होगा। आपको ऑपरेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखाने होंगे, उन्हें सबमिट करने होंगे शायद। जनरल टोन आपकी चेक होगी, ठीक है, एब्डोमिनल मस्कुलेचर की वो अच्छी होनी चाहिए, और वापस से आपको हर्निया ना हुआ हो या ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन ना हुई हो। एक गायनोकोलॉजिस्ट और अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन विल बी कैरीड फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट्स, ठीक है। फिर जहाँ तक मुझे याद है, आपका जो एक रूम में आपको ले जाया जाता है, एक आप 10-10 ग्रुप में, ठीक है, 8-10 बच्चों के ग्रुप में, और वहाँ पे आपको पूरा टॉप टू बॉटम सारे कपड़े उतारने होते हैं, और वहाँ पे आपका सब कुछ चेक हो जाता है। जैसे कि फिस्टुला या पाइल्स का एग्जामिनेशन वहीं हो जाएगा, वहाँ पर आपको झुकवाएगा, आपको कफ करवाएगा, ठीक है, और देखेगा कि कोई हेमोरॉइड्स तो नहीं है। किडनी का कोई डिजीज़ नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग ग्लाइकोसूरिया, एल्ब्यूमिनूरिया, ये सब यूरिन सैंपल में टेस्ट हो जाएगा। स्किन का कोई डिजीज़ नहीं होना चाहिए, वो एविडेंटली दिख जाएगा उनको वहाँ पे जब आप सारे कपड़े उतारोगे। देयर इज़ नो एक्टिव और लेटेंट और कंजेनाइटल एसटीडी और HIV इन्फेक्शन, ये आपके ब्लड सैंपल में दिख जाएगा। देयर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी एंड एनी अदर मेंटल एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर, ठीक है। नो स्क्विंट और एनी अदर मॉर्बिड कंडीशन ऑफ द आई, ये जब आप ऑफ्थैल डिपार्टमेंट में जाओगे वहाँ पे आपकी आई पावर, कलर ब्लाइंडनेस और ये सब स्क्विंट और ये सब का भी चेकअप हो जाएगा। नो एक्टिव ट्रैकोमा और इट्स कॉम्प्लिकेशंस, ये मतलब मुझे नहीं पता क्या होता है। एनलार्ज ग्लैंड्स, लिम्फ नोड्स नेक में या किसी अदर पार्ट में नहीं होने चाहिए, वो जब आप अपने कपड़े उतारोगे उस रूम में तो वहाँ पे वो चेक कर लिया जाएगा। इनफैक्ट उस रूम में आपका नॉक नीज, टेनिस एल्बो, फ्लैट फुट, ये सब भी चेक कर लिया जाएगा, और आपके जेनाइटल ऑर्गन्स भी चेक कर लिए जाएंगे। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें मेरे को याद है हमारी चेक हुई थी एक एक करके। हाइट एंड वेट रिक्वायरमेंट्स जो हैं दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द बॉडी मास इंडेक्स, और आपका बॉडी मास इंडेक्स सही होना चाहिए, ठीक है। तो बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से एक बहुत अच्छी टेबल गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग से दी हुई है, एज वाइज दी है, इसी ब्रोशर में दी है, वो आप यहाँ जाके चेक कर लेना, ठीक है। और इसमें मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। इसमें होता है कि अगर आपका देखो, हाइट का मुझे नहीं पता है, हाइट का मुझे आइडिया नहीं है कि हाइट में कितनी स्ट्रिक्टनेस है, बट वेट में मुझे इतना पता है कि अगर वेट आपका कम भी है थोड़ा सा, है ना, 1-1.5 किलो, तो वो चल जाता है, वो चला देते हैं। बट अगर आपका वेट ज़्यादा है मैक्सिमम लिमिट से, अगर आप ओबीस अगर आप ओबीस कैटेगरी में आ रहे हो, तो वो एक पॉइंट ऑफ रिजेक्शन बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, जो बंदा भी आपका वहाँ पे उस टाइम पे ले रहा होगा टेस्ट, अब हो सकता है कि वो आपको कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन से प्रोवाइड कर दे, बट जितना मैंने सुना है यार, ओबेसिटी वाले केसेस में काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है रिजेक्शन का मामला, लेकिन अंडर वेट अगर हो आप तो फिर वो थोड़ा उसमें चिल है, मतलब 1-1.5 किलो तक चलता है, ठीक है। तो जैसे अब उसके लिए यार देखो, जो भी अंडर वेट है, मैं अपने टाइम पे एकदम मार्जिन पे था, ठीक है, तो मैं तो यार अपने साथ खूब सारे केले और वो पानी वानी लेके गया था। मैं तो मस्त वेट जैसे ही मेरे लिए लेने वाले थे, मैं उससे पहले सब खावा लिए ताकि मेरा वेट बढ़ के ही आए। तो अब ये कर सकते हो जो लोग भी अंडर वेट हैं, तो इसको अगर स्किप करें। चेस्ट एक्सपेंशन आपका देखा जाएगा, एक एक मतलब जो टेप होती है, मेजरिंग टेप, आपको चेस्ट के अराउंड, मतलब वो ऐसे सर्कमफ्रेंस में ऐसे बांधेंगे, फिर आपको बोलेंगे आप सांस लो जितनी भी गहरी ले सकते हो, फिर वो मिनिमम 5 सेंटीमीटर रेंज होनी चाहिए एक्सपेंशन की। उसमें भी इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, अगर आपका थोड़ा सा कम भी है तो चलता है, ठीक है। मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स आर एसेंशियल, हर एक टीथ के कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। और कैंडिडेट शुड बी फ्री फ्रॉम सीवियर पायरिया एंड एडवांस केरीज। यार मतलब इस वाले पॉइंट में बोलूँगा कि यार ये काफ़ी ज़्यादा, इसमें काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है बच्चों को यार। इसमें मैंने नहीं देखा कि कोई बच्चा आउट हुआ है, ठीक है, इसकी वजह से, क्योंकि ऐसे बच्चे हैं बैच में जिनकी काफ़ी कैरीज है और कैविटीज़ हैं, और यार 14 डेंटल पॉइंट्स मिल जाते हैं, ठीक है, सबके मिल जाते हैं, तो इसमें आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत है नहीं।
इवन अगर आपके ब्रेसेस लगे हैं, आपके थोड़ा सा इरेगुलर है, मतलब अरेंजमेंट टीथ का इरेगुलर है, आगे पीछे हैं दांत, मेरे खुद आगे वाले ऊपर वाले दांत थोड़े से आगे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, ठीक है। ऐसी देयर शुड बी नो ईयर डिस्चार्ज, नो परफोरेशन ऑफ द ईयर ड्रम। ये है एक सीरियस, ये एक स्ट्रिक्ट वो है। यहाँ पे यार आप अपने कान साफ करवा के जाओ, पहली बात तो उनको आपका ईयर ड्रम देखना होता है, फिर वहाँ पे जाके अगर ईयर वैक्स दिखता है उन्हें तो वो गुस्से में आगे हो सकता है आपको वहीं डिस्क्वालीफाई कर दें। तो यार ऐसा मत करना। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू और एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो, कम से कम अपना ईयर वैक्स साफ करवा के जाओ। ईयर ड्रम देखेंगे, वहाँ ईयर ड्रम में कोई छेद नहीं होना चाहिए, वहाँ से कोई डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। और नेज़ल सेप्टम आपका चेक किया जाएगा, नेज़ल सेप्टम अंदर स्कोप डाल के, और बेसिकली वहाँ पे कोई परफोरेशन नहीं होना चाहिए वहाँ पर भी। और देयर शुड बी नो हार्ड वैक्स इन द ईयर कनाल, तो वो मैंने बता ही दिया है, आप क्लीन करवा के जाना। विजुअल स्टैंडर्ड्स की बात आ जाए तो यार, जो वैसे तो आपकी 6/6 होनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी करेक्टेड है मायोपिया तो वो -3.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो वो +3.5 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एस्टिग्मेटिज्म +-2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कलर परसेप्शन आपका 2 होना चाहिए, मतलब उसकी वो होती है, ग्रेडिंग होती है 1 2 3, तो 2 जो होती है वो मतलब इन सिंपल टर्म्स में कहूँ तो कलर परसेप्शन आपका नॉर्मल होना चाहिए। वो आपसे इशिहारा चार्ट्स पढ़वाएंगे, उसमें कुछ नंबर लिखा होगा, वो आप पढ़ोगे। कुछ में हो सकता है लाइन बनी हो तो आपको बोलेंगे लाइन को ट्रेस करो, ठीक है। ऐसे इशिहारा चार्ट्स देख लेना कैसे होते हैं यार नेट पे, ठीक है। लेसिक और इक्विवेलेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझसे डाउट में आया था यार, लेसिक एंड इक्विवेलेंट प्रोसीजर्स विल बी परमिटेड, ये मैं उसी के ब्रोशर में पढ़ रहा हूँ। हाउएवर अर्लियर प्रोसीजर्स लाइक रेडियल कैरेटोटोमी और इक्विवेलेंट विल बी परमानेंटली अनफिट। जो पहले के प्रोसीजर्स कुछ करते होंगे, मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है, जैसे रेडियल कैरेटोटोमी, वो नहीं एक्सेप्ट किए जाएंगे, लेकिन लेसिक और जो आजकल के इक्विवेलेंट प्रोसीजर्स हैं वो सब परमिटेड हैं। और इसमें कोई टाइम वो नहीं दिया है लिमिट की भाई 6 महीने से अंदर वाली लेसिक ही चली गई, 6 महीने के पीछे वाली लेसिक, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप कभी भी लेसिक कराओ, आपकी बस आई का जो लिमिट है वो रेंज में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद any candidate who has undergone any keratorefractive procedure will have a certificate from the center where he has undergone the procedure specifying the date and type of surgery। तो कोई भी आपकी जो आई की सर्जरी है आप उसके डॉक्यूमेंट्स भी लेके आओगे डेट एंड टाइम देखने के लिए। इन ऑर्डर टू बी मेड फिट फॉलोइंग क्राइटेरिया विल हैव टू बी मेट। एज 20 ईयर से ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, सर्जरी के टाइम। मिनिमम 12 मंथ्स पोस्ट लेसिक। ओके ठीक है, यहाँ पे सॉरी मैंने पहले बोला था, यहाँ पे ये क्राइटेरिया दिया हुआ है कि यार लेसिक के बाद कम से कम 1 साल आपका निकल जाना चाहिए, 1 साल इलाज हो जाना चाहिए। तो अपने आप को मैं करेक्ट करता हूँ, देयर इज़ अ टाइम लिमिट गिवन। पहली बात तो आपको 20 साल से ऊपर होना होगा, आपका 12 महीने निकल चुके हैं लेसिक के बाद। सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस का क्राइटेरिया दिया है, अब वो तो आप नहीं पता कर सकते हो, तो वो आप पढ़ लेना अगर आपका मन करे। और उसके बाद थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें दी हुई हैं, रेटिना हेल्दी होना चाहिए नॉर्मल आपका। फिर फंडस एंड मीडिया टू बी हेल्दी एंड विद इन नॉर्मल लिमिट्स। नो अनड्यू डीजनरेटिव साइंस ऑफ विट्रियस और कोरियो रेटिनल एट्रोफी सजेस्टिव ऑफ प्रोग्रेसिव मायोपिया मे बी टू बी प्रेजेंट, ठीक है। मतलब ये सब थोड़े टेक्निकल चीज़ों में चले गए हैं, ये बेसिकली आप नहीं पता कर सकते हो, ठीक है, आपके हाथ में नहीं है। अगर आपको है या नहीं, आपको वहीं यहाँ पे आके ही पता चलेगा, ठीक है। तो कलर विजन मैंने बताया नॉर्मल होना चाहिए। शुड हैव गुड बाइनोकुलर विजन, फ्यूजन फैकल्टी एंड फुल फील्ड ऑफ विजन इन बोथ आइज। आपका फील्ड ऑफ विजन भी टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। देयर शुड बी नो ऑर्गेनिक डिजीज लाइकली टू बी एग्जैकरबेट और डिटीरियोरेट। ऐसी कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए जो बाद में और जाके वर्स हो जाए, तो उसके लिए भी वो चेक करेंगे। और all candidates reporting for medical examination will give the following undertaking. No keratorefractive procedure has been carried out. If any such procedure has been done, candidates has to fulfill above men। अगर आपकी कोई ऐसी सर्जरी नहीं हुई है तो आपको एक अंडरटेकिंग वहाँ देनी पड़ेगी कि हमारा ऐसा कुछ प्रोसीजर नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो आपको वो सर्टिफिकेट्स वहाँ पे जमा करने होंगे। और दूसरी अंडरटेकिंग आपको क्या देनी पड़ेगी वहाँ पे कि ना ही आप और ना ही आपके पेरेंट्स नाइट ब्लाइंडनेस से सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि वो बेसिकली ये इनकी गाइडलाइन है। तो आपको ये दो अंडरटेकिंग देनी होगी कि ना तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस है, ना आपके पेरेंट्स को थी, और ना ही आपका कोई प्रोसीजर हुआ है ऐसा आँख में। हियरिंग स्टैंडर्ड्स यार, हियरिंग स्टैंडर्ड जो है
वो कन्वर्सेशनल वॉइस से आपकी चेक करी जाएगी बाय स्पीच टेस्ट। इफ़ रिक्वायर्ड ऑडियोमेट्रिक रिकॉर्ड्स विल ऑल्सो बी टेकन। मेरे नहीं हुए थे यार, मेरे टाइम पे क्या हुआ था, एक हॉल में मेरे को भेजा गया था, एक कान पे पेपर रख के बाहर से ऐसे पेन को ऐसे कर रहे थे ताकि इस वाले कान से ना सुनाई दे, और इस यहाँ पे मास्किंग इफेक्ट हो जाए, यहाँ से सुनाई दे बस, ताकि एक ईयर टेस्ट हो पाए एक टाइम पे। तो और कुछ दूरी से 600 सेंटीमीटर लिखा है इसमें, और वो एक बहुत ही क्वाइट वो था, कॉरिडोर था, और 600 सेंटीमीटर या 6 मीटर की दूरी से एक मैम कुछ नंबर्स बोल रही थी और मुझे उन नंबर्स को रिपीट करना था। सो वो विस्पर कर रही थी बट वो सुनाई दे रहा था। अगर आपके कान नॉर्मल है आपको सुनाई देगा, ठीक है, तो उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको उसकी कोई टेंशन लेनी नहीं है। तो अगर उस डिस्टेंस पे आपने 50% वर्ड्स अगर आपने करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिए तो आपका ये पास हो जाएगा टेस्ट। और इसके बाद जो है, इसके बाद ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे एंड होता है मेडिकल स्टैंडर्ड्स। तो आई गेस अब मेरे ख्याल से आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट मेडिकल का, और मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने सब आपको रीड करवा दिया। ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल में सब चेक हो जाता है। जहाँ आप जो हॉल में जाके अपने सारे कपड़े उतारोगे वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें चेक हो जाएंगी। आपके हाइट वेट में जो रिलैक्सेशन है वो अंडर वेट वाले लोग को शायद थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल सकता है। ओबीज, अगर आप ओबेसिटी हो तो फिर मुश्किल है। और टीथ वाले में आपको आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई वाले में जिनके लेसिक है उनके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, वो आप पढ़ लेना इसमें जाके। और उसके अलावा ऐसा कोई चीज़ नहीं जिसके बारे में आपको टेंशन करने की ज़रूरत हो। बेसिकली आप क्या कर सकते हो अभी आपके हाथ में अभी कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर आप फिट हो पहले से, ठीक है, अगर आपको ऐसे कोई ग्रॉस डिफॉर्मिटी कभी नहीं हुई है लाइफ में, या फिर ऐसी कोई चीज़ डायग्नोज नहीं हुई है, तो आप बिल्कुल ही टेंशन फ्री रहो। वहाँ पे भी जाके आपको ये चीज़ें डायग्नोज नहीं होने वाली हैं। सिर्फ जो चीज़ें थोड़ी सी डायग्नोज आपको हो सकती हैं वही हो सकता है, आपको कभी फैटी लिवर निकल सकता है। ओबिसिटी वाली चीज़ तो आपके हाथ में, वो आपको पता ही आप ओबिस हो या नहीं। तो एक फैटी लिवर वाली चीज़ हो सकती है। और दूसरी ये चीज़, और दूसरी तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, ठीक है। हेयरिंग वेयरिंग सब आप कर लोगे नॉर्मल। तो बेसिकली इतना था। अब मैं इसके बाद वो वीडियो अटैच कर दूंगा जिसमें आप यहाँ तक पहुँचना कैसे, इस ब्रोशर तक कैसे पहुँचना है, वो मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। वेबसाइट है, यही वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे आपको ऊपर ये जो बार दिख रहा है, यहाँ पे आपको एडमिशन्स पे क्लिक करना है। एडमिशन्स के बाद MBBS पे क्लिक करना है। MBBS पे क्लिक करते ही आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ पे एक ये फ्लैश हो रहा है, ये तो खैर स्क्रीनिंग शेड्यूल है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर फॉर MBBS एडमिशन 2021। यार ये मैं सबको सजेस्ट कर दूंगा, इसको यार अच्छे से पढ़ लो यार यहाँ पे आने से पहले, क्योंकि ना इसमें सब कुछ दिया है कॉलेज के बारे में, ठीक है। MBBS एडमिशन कैसे हो रहा है, कोर्स के बारे में, जनरल इन्फॉर्मेशन दी है, टर्मिनोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज में क्या क्या होता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे मेरे इतने मार्क्स आए हैं साइंस मैथ्स बायो में तो क्या होगा, वो सब यहाँ बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो यार पढ़ लो। अगर यहाँ पे ये सब ब्लैक एंड वाइट में दिया है, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ सिलेक्शन क्या हैं, और यहाँ पे अगर आपका मैं मेडिकल की बात करूँ तो दिस इज़ द करियर प्रॉस्पेक्ट्स भी आपको देखो यहाँ पे दिए हुए हैं, आप पता कर सकते हो आपको कितना मिलेगा इंटर्नशिप में और उसके बाद। सो मेडिकल स्टैंडर्ड्स, ये आप आ गए मेडिकल स्टैंडर्ड्स में, और ये बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया यार। सारे अंडरटेकिंग, सारे गाइडलाइन, सारी कंडीशन सब अच्छे से एक्सप्लेन किए गए। इवन सारे चार्ट दिए, आप अपने आप को कंपेयर करो इससे, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आप क्या मेडिकली फिट हो या नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे ख़त्म हो जाता है हियरिंग स्टैंडर्ड्स में, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो ये आप देख लेना ज़रूर, ठीक है।